नमस्कार मित्रों, एक क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय नाथ आज आपको करवाऊंगा राजस्थान का इतिहास। हमारे राजस्थान का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसकी जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है, कौन कौन से स्रोत हैं, उनसे अपने आज शुरू करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। तो अपने शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कौन कौन से साधन है, माध्यम है जिनके द्वारा हमें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मोटे तौर पर अपने उनको दो भागों में बांटते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। मोटे तौर पे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांटते हैं राजस्थान के स्रोत को। पुरातात्विक में क्या आता है? देखो, पुरातात्विक स्रोत में जैसे उत्खनित सभ्यताएं हैं, उत्खनित सभ्यताएं, वैसे इसका टॉपिक अपने अलग से राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं में करेंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं बता रहा हूं एक बार जानकारी के तौर पे। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनित सभ्यताएं हैं, उसके अलावा औजार है, औजार, मृदभांड, सिक्के, अभिलेख, इसे अपने पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटते हैं। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेंद्र साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैसे अपने सनातन धर्म से संबंधित साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, तो ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। उसके अलावा धर्मेंद्र साहित्य में एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ ख्यात, वात, वचनिका, इनको अपने धर्मेंद्र साहित्य में रखते हैं। तो राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक की बात करें, अपने पुरातात्विक जो जिसे अपने पूरे भारत में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है वो ASI द्वारा किया जाता है, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ASI, एस्ट्रोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में किसके द्वारा की गई? कनिंघम द्वारा की गई। और राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ALC कार्लाइल 1871 में कार्लाइल द्वारा राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। तो ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग काम क्या करता है? ये जो भी सभ्यताएं हैं, जो उत्खनन जितने भी हुई है, वो किसके निर्देशन में होती है, किस विभाग के? तो वो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के। उसके अलावा सभ्यताओं का उत्खनन करना, औजार है, मृदभांड है, उसका सर्वेक्षण करना, उनका अध्ययन करना और उन सभ्यताओं का प्रकाशन करवाने का काम कौन करता है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। पुरातात्विक
स्रोतों में देखो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो है भाई अभिलेख, और यही अपने शुरू करेंगे पुरातात्विक स्रोत में, क्योंकि ये जो सभ्यताएं हैं इनका अलग से टॉपिक है, तो उस अलग टॉपिक में ये सभ्यताएं आ जाएगी। तो अभिलेख जो बड़े स्तर पर अपने इस टॉपिक के अंदर है। उसके अलावा सिक्के हैं, तो सिक्के थोड़े बहुत कुछ रियासतों के सिक्के हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है वो अभिलेखों में है। तो साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत में आज अपने करने जा रहे हैं अभिलेख। करते हैं पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख। तो प्रमुख अभिलेख, देखो मित्रों इतिहास जानने के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अभिलेख। ऐसा क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तो ये तिथियुक्त होते हैं, दूसरे समसामयिक होते हैं, क्योंकि उस समय तत्कालीन घटनाओं, उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जीवन है उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। राजा ने क्या कार्य किया, कौन सी उपाधि धारण की, दान पुण्य, उस समय के कौन से नियम थे, उपनियम थे, उनकी विजय गाथा, उनकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? अभिलेखों में मिलती है। और केवल किसी राजा की उपलब्धियों का ही यशोगान हो उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। यानी अभिलेखों में ही अगर किसी राजा की सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियों का यशोगान किया जाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रमुख अभिलेखों में अपने सबसे पहले बात करें तो अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा है ये किसने शुरू की थी? ये भारत में अशोक द्वारा शुरू की गई थी। अशोक द्वारा, अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। अशोक को इसकी प्रेरणा कहां से मिली? तो ये एक शासक था, ईरानी शासक दारा, या इसे बोलते हैं डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम से अशोक को अभिलेख लिखवाने की परंपरा मिली, और बाद में अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में क्या है? इन अभिलेखों को लिखवाया, जिसे अपने सामान्यतः धम्मलिपि भी कह देते हैं। तो अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं भारत में। अब राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान में अभिलेख में सबसे पहले अपने शुरू करते हैं बड़ली अभिलेख। बड़ली कहां है? बड़ली अजमेर में, और 443 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। तो बड़ली जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है। यह 443 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख क्या है? बड़ली अभिलेख है। और वर्तमान में ये कहां पे है? तो ये अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। और अजमेर संग्रहालय कहां है? इसे राजपूताना संग्रहालय भी कह देते हैं, भी राजपूताना संग्रहालय, ठीक है, राजपूताना संग्रहालय भी कह देते हैं। ये अकबर दुर्ग या मैगजीन दुर्ग में है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। तो ये कहां पे है? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बड़ली अभिलेख है। ये एक मंदिर से प्राप्त हुआ है, बड़ली गांव में, अजमेर के अंदर एक गांव है बड़ली, वहां मंदिर से प्राप्त हुआ है, और इसको वर्तमान में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में स्थित राजपूताना संग्रहालय में रखा गया है। उसके बाद में अपने दूसरा बात करें तो गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी कहां पे है? चित्तौड़ में है। कहां पे है? चित्तौड़ में है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। ये दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, गोसुंडी अभिलेख।
इस अभिलेख की जो खोज है वो कवि राजा श्यामल दास द्वारा की गई। कवि राजा श्यामल दास, उदयपुर के इतिहासकार थे कवि राजा श्यामल दास। की पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद है। तो गोसुंडी अभिलेख की खोज किसने की? कवि राजा श्यामल दास ने। और इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? इसको पढ़ा किसने है? तो इसको डी.आर. भंडारकर ने इसको पढ़ा था। डी.आर. भंडारकर ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। अब गोसुंडी अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो एक राजा है गजवंश का। गजवंश का राजा कौन है? सर्वतात। तो सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ, सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा गोसुंडी अभिलेख में ऐसा वीडियो हो रही है भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भागवत यानी वैष्णव धर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख, वैष्णव धर्म की पूजा का भागवत संप्रदाय का जो राजस्थान में अस्तित्व का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो उसका हमारा उत्तर होगा गोसुंडी अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आता है कि भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गोसुंडी अभिलेख में। नेक्स्ट है 3 नंबर, नगरी अभिलेख। नगरी चित्तौड़गढ़ में है भाई, और 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। अब नगरी जो है वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ है उसको पहले नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरी कहा जाता था। तो वर्तमान में भी जो ये नगरी है ये हम कहां कहेंगे? चित्तौड़गढ़ के अंदर अब एक जगह का नाम है। पहले इस चित्तौड़ वाले एरिया को नगरी कहते थे, ठीक है। इस नगरी अभिलेख में विष्णु पूजा, देखो हमने जो गोसुंडी किया उसमें अलग बात है, इसमें एक व्यक्ति, उसमें भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख, देखो दोनों में अलग है। भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम जानकारी देने का स्रोत कौन सा है? तो गोसुंडी अभिलेख है। अगर व्यक्ति विशेष पूछ ले विष्णु पूजा, भगवान विष्णु की पूजा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? तो नगरी अभिलेख में सबसे प्राचीन विष्णु पूजा का उल्लेख, सबसे विष्णु पूजा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? हमें नगरी अभिलेख में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 4 नंबर पे मानमोरी का अभिलेख। ये सारे अभिलेख देखो महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो अभिलेख सैकड़ों हैं लेकिन अपने सैकड़ों वो काम के नहीं है, नहीं इनका कोई औचित्य है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आने लायक है वो मैं आपको बता रहा हूं। मानमोरी का अभिलेख है 713 ईस्वी का है। मानमोरी अभिलेख में देखो भी किसकी जानकारी मिलती है? तो 4 मौर्य शासक, 4 मौर्य वंश के शासक भीम, भोज, मान, महेश्वर, इनका उल्लेख मिलता है। मानमोरी अभिलेख जो है वो चित्तौड़ में मानसरोवर झील के किनारे मिला है, झील के किनारे। और इसका उल्लेख जो है मानमोरी अभिलेख का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने
किस अभिलेख का उल्लेख अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है? तो मारमोरी का अभिलेख का जिक्र उसमें किया है। कहते हैं कि इस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड अपने साथ लंदन ले जा रहे थे, लेकिन असंतुलन होने के कारण नाव से इसे समुद्र में फेंक दिया गया। तो यहां लिखना है कर्नल टोड इसे अपने साथ लंदन ले जाते समय समुद्र में फेंक गए थे। तो किस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था कर्नल जेम्स टोड ने? तो मारमोरी के अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। तो मारमोरी अभिलेख में उसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया कि उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था और चित्रांग तालाब का भी उल्लेख मिलता है। तो एक इसमें चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? चित्रांगद मौर्य ने। और चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ में कौन सा तालाब बनाया? चित्रांग तालाब। तो चित्रांग तालाब का निर्माण कराया और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया किसने? चित्रांगद मौर्य ने। ऐसी जानकारी मारमोरी के अभिलेख में हमें मिलती है। नेक्स्ट है नंबर 5 कणसवा अभिलेख। कैसे कणसवा, कैसे कोटा? तो ये कहां पे है अभी कणसवा अभिलेख? तो कणसवा अभिलेख है कोटा में 738 ईस्वी का है ये। इसमें मौर्य शासक धवल का उल्लेख मिलता है अभी। मौर्य शासक धवल का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। मौर्य ये परवर्ती मौर्य शासक है, मुख्य मौर्य शासक नहीं है। उनके बाद की जो शाखा है उनमें जो मौर्य शासक हुए उनके बारे में है ये। तो कणसवा जो अभिलेख है कोटा में, उसमें किसका उल्लेख मिलता है? मौर्य शासक धवल का उल्लेख मिलता है। मारमोरी अभिलेख में भी 4 मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है बसंतगढ़ अभिलेख। कहां पे है ये बसंतगढ़ अभिलेख? तो बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में है और 682 विक्रमी संवत का है। ईस्वी संवत निकालेंगे तो हम इसमें से 57 माइनस कर देंगे, ठीक है? 57 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 625 ईस्वी का, ठीक है? तो ईस्वी संवत जो अब वर्तमान में जैसे 2020 चल रहा है और हमसे पूछे विक्रमी संवत कितना है तो 57 जोड़ देंगे, ठीक है? और विक्रमी से अगर ईस्वी पूछे तो 57 घटा देंगे। तो ईस्वी संवत के हिसाब से 625 ईस्वी का और विक्रमी संवत के हिसाब से 682 विक्रमी संवत का है। बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में सिमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। सिमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में राजस्थान के नाम के बारे में उल्लेख मिलता है। राजस्थान को स्थानीय द्वितीय कहा गया है। तो राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय किस अभिलेख में कहा गया है? तो बसंतगढ़ अभिलेख में कहा गया है। राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय कहा गया है। नेक्स्ट अभिलेख है भारत। जैसे अशोक के अभिलेख राजस्थान में मिलते हैं तो हम अपने करेंगे अशोक के अभिलेख। एक राजस्थान में 2 अशोक के अभिलेख मिलते हैं। एक तो है बाबरू लघु स्तंभलेख और एक है विराट का अभिलेख। ये दोनों अभिलेख अशोक के हैं। ये दोनों के दोनों कहां से मिले हैं? ये भाबरू जो है वो बीजक पहाड़ी विराट जयपुर जिले से और ये विराट से प्राप्त हुआ है। बीजक पहाड़ी का पूछ ले तो वो भाबरू लघु स्तंभलेख है।
अब बाबरू लघु स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? अभी बाबरू लघु स्तंभ लेख में देखो, एक तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा अशोक को मगध का राजा कहा गया है, मगध का सम्राट कहा गया है अशोक को। तो मगध का सम्राट कहाँ कहा गया है? तो मगध का सम्राट बाबरू लघु स्तंभ लेख में कहा गया है। उसके अलावा यह लेख यह भी पुष्टि करता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी यह अभिलेख बताता है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह इस बात की पुष्टि करता है। उसके अलावा कुछ बौद्ध पुस्तकों का या ग्रंथों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो बाबरू लघु स्तंभ लेख कहां पे है? बीजन पहाड़ी। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। कैप्टन बर्ट ने खोज किसने की? खोज इसकी की कैप्टन बर्ट ने। तो कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की बैराट की बीजन पहाड़ी से, और इसके अंदर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ और अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। और यह विलेख बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, यानी बौद्ध अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। उसके अलावा कुछ बौद्ध पुस्तकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है घटियाला विलेख। घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख। घटियाला कहां पे है अभी? घटियाला जोधपुर में है। 738 ईस्वी का शिलालेख है ये। इसके अंदर देखो भी प्रतिहार शासक कुक्कुक का उल्लेख मिलता है। प्रतिहार शासक कुक्कुक का उल्लेख मिलता है घटियाला अभिलेख में। नेक्स्ट है चीरवे का अभिलेख। चीरवे का अभिलेख। चीरवा कहां भी? चीरवा उदयपुर में है। तो चीरवे के अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो चीरवे के अभिलेख में हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण है सती प्रथा की जानकारी देने वाला राजस्थान का कौन सा अभिलेख है? तो चीरवे का अभिलेख है। चीरवे के अभिलेख के अलावा भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है एरण अभिलेख। कौन सा है? एरण अभिलेख। तो भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? एरण अभिलेख। 510 ईस्वी का है, गुप्तकालीन है ये। और इसमें कहा गया है कि गोपराज सेनापति के मरने के बाद, गोपराज के वीर गति के प्राप्त करने के बाद इसकी पत्नी सती हुई थी। तो राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख कौन सा करता है? चीरवे का अभिलेख। और भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? एरण अभिलेख है। नेक्स्ट है नानसा यूप स्तूप अभिलेख। नानसा यूप स्तूप अभिलेख कहां पे है? अभी ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है, 168 ईस्वी का है। ये एक सरोवर के मध्य में है, यानी एक तालाब के मध्य भाग में है। वर्ष के उन्हीं दिनों में पढ़ा जाता है जब तालाब सूख जाता है। तालाब सूख जाता है
तो कौन सा अभिलेख है? सरोवर के मध्य स्थित है तो नागसा यूप स्तंभ अभिलेख है। इस समय अब यूप स्तंभ जो अभिलेख है, ये यूप स्तूप जो है ना, वो यज्ञों के लिए स्तूप बनाया जाता है। तो प्राचीन जो पौराणिक यज्ञ है उनके बारे में उल्लेख मिलता है, और सोम इसका निर्माता था। तो पौराणिक यज्ञों की जानकारी मिलती है इस अभिलेख में, पौराणिक यज्ञों की जानकारी। और इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता सोम था। कौन था? सोम। नेक्स्ट अभिलेख है आमेर का अभिलेख। आमेर का अभिलेख। आमेर जयपुर में, कहां पे है? जयपुर में है। 1612 ईस्वी का है। किसकी जानकारी मिलती है हमें? इसमें हमें कछवाहा वंश की जानकारी मिलती है। कछवाहा वंश की जानकारी मिलती है। और कछवाहा वंश को इसमें क्या कहा गया है? कछवाहा वंश को इसमें रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक किसको कहा गया है? कछवाहा वंश को रघुकुल तिलक कहा गया है। उसके अलावा इसमें उल्लेख मिलता है कि मानसिंह ने जमुआ माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके अलावा मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया इस अभिलेख में। तो आमेर अभिलेख में कछवाहा वंश की जानकारी मिलती है। कछवाहा वंश को रघुकुल तिलक कहा गया है। और मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ में जमुआ माता मंदिर का निर्माण कराया। उसके अलावा मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र इस अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया कहां पे है? भीलवाड़ा में है। कहां पे? भीलवाड़ा में। 5 फरवरी 1170 इसमें तिथि अंकित है। तो 5 फरवरी 1170 ईस्वी का यह अभिलेख है। यह चौहान वंश पर प्रकाश डालते हैं। अजमेर के या चौहान वंश, अपने कहें अजमेर, मुख्य अजमेर के चौहान वंश। तो चौहान वंश की जानकारी का स्रोत कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख है। उसके अलावा इसमें चौहानों को विप्रह श्री वत्स गोत्र भूत कहा गया है। चौहानों के लिए विप्र श्री वत्स गोत्र भूत शब्द का उल्लेख हुआ है। इसी के आधार पे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो ये प्रश्न आता है कि किस अभिलेख में अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। किसने कहा है? विप्र श्री वत्स गोत्र भूत के आधार पे दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है, या यूं कहीं बिजोलिया शिलालेख के आधार पे कहा है। उसके अलावा बिजोलिया शिलालेख में क्या है? यह कहा गया कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान साम्राज्य की स्थापना की। चौहान वंश की नींव रखी। वासुदेव चौहान कौन हो गया? चौहानों का आदि पुरुष हो गया, मूल पुरुष हो गया। और इसने
शाकंभरी यानी सॉरी सांबर झील, सांबर झील का निर्माण भी कराया, यह भी उल्लेख मिलता है। सांबर झील का निर्माण करवाया और अहिच्छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो वासुदेव को चौहान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है। इसी अभिलेख में कहा गया कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने क्या है, सांबर झील का निर्माण कराया और अहिच्छत्रपुर को जो चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाया था वासुदेव चौहान ने। उसके अलावा इसी अभिलेख में राजस्थान के कुछ नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं भी। तो राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम जैसे शाकंभरी, शाकंभरी किसका नाम मिलता है, सांबर का। जाबालीपुर किसका नाम मिलता है, जालोर का। विजावली किसका नाम मिलता है, बिजोलिया का। उसके अलावा ढिल्ली का किसका नाम मिलता है, दिल्ली का। मंडवपुर किसका मिलता है, मांडलगढ़ का। उसके अलावा नाडोल का। तो ये जो नाम श्रीमाल भीनमाल का, तो ये कुछ प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे शाकंभरी नाम मिलता है सांबर का, जाबालीपुर नाम मिलता है जालोर का, यानी इस अभिलेख में जालोर को जाबालीपुर बताया गया, बिजोलिया का विजावली, दिल्ली का ढिल्ली का, मांडलगढ़ का मंडोपुर, नाडोल का, श्रीमाल भीनमाल का, और बिजोलिया के आसपास की भूमि को उत्तरमाद्री कहा गया है। बिजोलिया के आसपास की पठारी भूमि को उत्तमाद्री कहा गया है। तो उत्तमाद्री किस क्षेत्र को कहते हैं, बिजोलिया के आसपास के पठारी भूमि को उत्तमाद्री कहते हैं। इस बिजोलिया शिलालेख का जो निर्माता था वो जैन संत था, जैन श्रावक लोलाक था, और इसका रचयिता कौन था, इसका रचयिता गुणभद्र था। तो इस शिलालेख का निर्माण किसने करवाया, निर्माण जैन श्रावक मतलब जैन साधु, जैन श्रावक लोलाक ने इसका निर्माण कराया। और इसका रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है गुणभद्र। अभी तक अपने जितने भी अभिलेख किए, मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के जितने भी प्रारंभिक अभिलेख है, प्राचीनतम अभिलेख है, उनकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। जो हम अब तक जितने भी अभिलेख किए हैं उनकी भाषा संस्कृत है। उसके अलावा मध्यकाल आते आते संस्कृत के अलावा उर्दू में, फारसी में, राजस्थानी में भी अभिलेख मिलते हैं। लेकिन प्राचीनतम अभिलेख जो अभी तक हमने किए वो सब प्राचीन अभिलेख थे, प्रारंभिक अभिलेख थे। उनकी जो लिपि है वो संस्कृत लिपि है। अगर कोई दूसरी संस्कृत भाषा है, लिपि ब्राह्मी है। अगर कोई दूसरी भाषा के अभिलेख होंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। और भारत में सबसे प्राचीनतम संस्कृत अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान में मैं दोबारा बता रहा हूं, जितने भी अभी तक अपने अभिलेख किए, या मैं आपको ये बताऊं कि प्राचीन जो इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास है राजस्थान का, उसमें जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो हमें सारे संस्कृत भाषा में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। लेकिन मध्यकाल जब आते हैं, जैसे मुगलों के आने के बाद में मध्यकाल में संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी और राजस्थानी भाषा और कुछ हिंदी भाषा के भी अभिलेख मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।